हेलो दोस्तों। तो भारतीय संविधान निर्माण की हम बात कर रहे थे, भारतीय संविधान निर्माण की। और भारतीय संविधान निर्माण में के चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं एक बार फिर से हर बार की तरह इस बार भी मैं पूरा इंट्रो देना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की हम बात कर रहे थे। हमने शुरू किया था भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान की हम बात कर रहे थे। भारतीय संविधान में हमने पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू किया था और उसको कंप्लीट हमने ख़त्म भी किया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद हमने दूसरा चैप्टर उठाया था संविधान निर्माण का दूसरा चैप्टर था हमारा संविधान निर्माण। एक मिनट, दूसरा चैप्टर हमने उठाया था संविधान निर्माण से। संविधान निर्माण ये हमारा दूसरा चैप्टर था। इस दूसरे चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिकों को डिस्कस कर लिया है। पहला टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया था वह था हमारा संविधान सभा की मांग। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने सेकंड टॉपिक देखा था संविधान सभा का गठन। और आज हम देखने वाले हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो संविधान सभा की जो है कार्यप्रणाली आज हम देखने वाले हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली देख रहे हैं, कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान सभा का जो गठन है वो हो चुका था। संविधान सभा का गठन हो चुका था, बन के तैयार थी। नवंबर 1946 में हमने इसका गठन कर लिया था। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? अब बात करते हैं इसके अध्यक्षों की। ठीक है, अध्यक्ष दो प्रकार के अध्यक्ष स्टार्टिंग में जो है अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाए गए थे। बाद में पूरी संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा में उपस्थित सभी सदस्यों में जो भी वरिष्ठ सदस्य यानी कि जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे बड़ा होगा, वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी जो है अध्यक्ष बना दिया गया। उस वरिष्ठ सदस्य का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका मतलब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये तो करी हमने अध्यक्ष की बात। अब हम बात कर लेते हैं उपाध्यक्ष की। अगर मैं बात करूं उपाध्यक्ष की, कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, क्योंकि उपाध्यक्ष एक कोई व्यक्ति नहीं था, उपाध्यक्ष दो व्यक्ति थे। ठीक है, तो
दो व्यक्ति उपाध्यक्ष थे। एक तो थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी, डॉक्टर H.C. मुखर्जी, और दूसरे थे V.T. कृष्णमाचारी, V.T. कृष्णमाचारी। तो दो उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष एक था और उपाध्यक्ष दो थे। एक तो था डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरा जो था वह V.T. कृष्णमाचारी थे। तो दो उपाध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा का जो है पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी, पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई। जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नवंबर में गठन हो गया था और 9 दिसंबर को पहली बैठक हो चुकी थी। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के समक्ष लाया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव में इसको लाने वाला कौन था। उद्देश्य प्रस्ताव को लाए थे पंडित नेहरू, ठीक। और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभी ने स्वीकार कर लिया था, ठीक। लेकिन एक दिलचस्प बात क्या है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था बाद में इसी का परिवर्तित रूप संविधान की जो है, बाद में इसका जो परिवर्तित रूप है वो संविधान की प्रस्तावना बनता है। क्या बनता है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना कुछ नहीं है, उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है, ठीक। ये तो बात हो गई उद्देश्य प्रस्ताव की। उसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या प्रभाव रहा। उद्देश्य प्रस्ताव पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या प्रभाव रहा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पर क्या प्रभाव रहा। संविधान सभा पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा संविधान सभा पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो यहाँ अपन देखते हैं कि 3 तरीके से जो है इसके परिणाम सामने आते हैं स्वतंत्रता अधिनियम से। पहला था कि इसने सब जो संविधान सभा है, संविधान सभा को पूरी तरीके से स्वतंत्र और संप्रभु निकाय बना दिया था, ठीक है। जो संविधान सभा है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र थी, संप्रभु थी, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दूसरा क्या परिवर्तन किया स्वतंत्रता अधिनियम ने। दूसरी बात ये की कि संविधान सभा का जो कार्य है वो क्या होगा। संविधान सभा का कार्य निश्चित किया कि संविधान सभा का पहला कार्य तो होगा संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। संविधान निर्माण इसका पहला कार्य होगा और दूसरा कार्य जो है इसका आम कानूनों को लागू करना, ठीक है।
आम कानूनों को लागू करना, आम कानूनों को जो है वह लागू करना इसका सेकेंडरी काम होगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बतौर विधायिका के तौर पर काम करने वाली है, संसद के तौर पर काम करने वाली है, क्योंकि कानूनों को लागू कौन करेगा? संसद करेगी, विधायिका करेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से विधायिका का जो है वह कार्य करने वाली है। इसी पॉइंट पर मैं आगे जाऊंगा। आम कानूनों को लागू करेगी मतलब एक विधायिका की तरह काम करने वाली है संविधान सभा, विधायिका की तरह काम करने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि संविधान सभा की जो बैठकें हैं, एक बार तो संविधान निर्माण करने के लिए होगी और दूसरी बार आम कानूनों को लागू करने के लिए भी होगी। एक सेकंड, लाइट का थोड़ा इश्यू होगा, लाइट चली गई शायद, तो 1 सेकंड। हाँ, तो देखिए बोर्ड तो एकदम क्लियर दिख ही रहा होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ब्लैक ही है। तो संविधान सभा की जब बैठक, संविधान सभा की बैठक जब होगी, संविधान सभा की जब बैठक संविधान निर्माण करने के लिए होगी, संविधान सभा की बैठक यदि संविधान निर्माण करने के लिए हुई है, संविधान निर्माण करने के लिए हुई है, तो इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। इस समय इसकी अध्यक्षता जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। लेकिन अगर इसकी बैठक आम कानूनों को लागू करने के लिए हुई है, आम कानूनों को लागू करने के लिए हुई है, आम कानूनों को लागू करने के लिए हुई है, तब इसकी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। इस स्थिति में इसकी अध्यक्षता जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करेंगे, जबकि कौन करेंगे? जीवी मावलंकर। कौन करेंगे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तब संविधान सभा न लेकर के एक विधायिका की तरह कार्य करेगी। कब करेगी? जब वह आम कानूनों को लागू करने की बात कहेगी, तब वह संविधान सभा नहीं बल्कि विधायिका की ही बन जाएगी। और जब संविधान बना होना होगा तब संविधान सभा की बैठक करेगी, तब संविधान सभा ही रहेगी। ठीक, तो ये दूसरी विशेषता थी जिससे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो प्रभाव पड़ा है वह दूसरा प्रभाव ये था। अगर मैं तीसरे प्रभाव की बात करूं, तीसरे प्रभाव की ओर चलते हैं। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा संविधान सभा पर? तीसरा प्रभाव था कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, पहली बात मैं आपको मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वह भारत में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। ठीक, दोनों जगह हैं। जो भारत में मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, भारत में जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं, उन लोगों ने संविधान सभा से अलग होने का निर्णय लिया। ठीक है, एक सेकेंड,
इन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय इन्होंने नहीं लिया। जबकि जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थे उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया। संविधान सभा से अलग रहने का जो है इन्होंने निर्णय लिया, अलग रहने का इन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, तो ये थी भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइट की वजह से थोड़ा इश्यू हो गया तो इसलिए मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ।